अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद अब्बास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। अनदर लेक्चर ऑन स्टोकियोमेट्री, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। इसको स्टोशियोमेट्री भी पढ़ते हैं, इसको स्टोचियोमेट्री भी पढ़ते हैं और इसको स्टोकियोमेट्री भी पढ़ते हैं। तो आपने इसको स्टोकियोमेट्री ही पढ़ना है। ओके बच्चों, स्टोकियोमेट्री लाइक जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना, तो वो केमिस्ट्री नहीं होता या केमिस्ट्री नहीं होता। सो हियर वी हैव स्टोकियोमेट्री। सो व्हाट इज स्टोकियोमेट्री? What are its limitations? What are its assumptions? And what are stoichiometric relationships? So all these things we will discuss in this our important lecture. So let's start with stoichiometry. Stoichiometry एक important long question भी है और इसमें से short question भी आते हैं। जैसे कि मैंने आपको previous concept मोलर वॉल्यूम बताया, वो long में भी आ जाता है, सारा लिख सकते हैं आप, उसमें एग्जाम्पल्स दे सकते हैं और एंड वाली बात जो 300 टाइम्स वाली वो डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये चारों चीज़ें अगर मेंशन कर देते हैं, नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2 एग्जाम्पल, नंबर 3 इसकी लिमिटेशंस, नंबर 4 आप इसमें इसकी अजम्पशंस डिस्कस कर सकते हैं, नंबर 5 यू विल डिस्कस स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स लाइक मास वॉल्यूम, मोल मास वगैरह वगैरह। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम इसको। सो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्टोकियोमेट्री एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। देखो हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, एवोगैड्रोस नंबर, मोलर वॉल्यूम, है ना, हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में सीखा जिसमें मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, एटॉमिक मास आ जाता है, फॉर्मूला मास, व्हाटसोएवर कुछ भी जो आ जाता है वो सारा यहाँ पे यूटिलाइज हम कर सकते हैं इन दिस फील्ड। तो ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है जी, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री स्टोकियोमेट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, है ना। पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है जी, साथ साथ आप नोट भी कर लें या इसको साथ से याद कर लें। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with quantitative relationship. You know, we have two types of experimental analytical techniques, analysis, quantitative as well as qualitative. So here we have quantitative analysis, means हम quantity की बेस पे बात करते हैं इस branch of chemistry में। The branch of chemistry which deals with the quantitative relationship किन के दरमियान? बिटवीन, यू नो, हमारे पास केमिकल रिएक्शन के अंदर, केमिकल इक्वेशन के अंदर वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्पीशीज, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे जो हमारा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस इसलिए करना होता है बिकॉज ये सारा हमारा जो हमारी थ्योरेटिकल अप्रोच होती है, थ्योरेटिकल अप्रोच से हम काफ़ी चीज़ें जो है वो कोरिलेट करते हैं हमारी एक्सपेरिमेंटल वर्किंग के साथ। तो इसलिए बैलेंस इक्वेशन हम खुद करते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, नंबर ऑफ मोल्स को बैलेंस करके, स्टोकियोमेट्रिकली बैलेंस करके चीज़ों को, ठीक है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन is called क्या बोलेंगे इसको? स्टोकियोमेट्री। आपने पहले बच्चों डेफिनेशन लिखनी, जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आए या शॉर्ट में पूछे व्हाट इज स्टोकियोमेट्री, गिव एग्जांपल, गिव इट्स असम्पशंस, तो आपने पहले डेफिनेशन ही करनी। अब हम एग्जांपल्स पे आते हैं। एग्जांपल्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल एग्जांपल पहले मैं लेता हूँ। C+O2 आफ्टर रिएक्शन CO2। अब यहाँ पे देखें, वी हैव कार्बन 1 मोल and we have oxygen as well 1 mole and we got CO2 1 mole। stoichiometrically देखा जाए यानी quantitative लिहाज से, so we have balance on the both sides, left side which are reactants and on the right side we have products। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर ऑक्सीजन के एटम्स 2 हैं, so we have 2 atoms of oxygen which is molecule, like यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे तो ये पूरा मॉलिक्यूल है, तो 2 एटम्स यहाँ पे, 2 एटम, तो ये बैलेंस्ड है हर लिहाज से। वाटर को लिखते हैं, वाटर की फॉर्मेशन को H2 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन H2O। Now you can check this is not a balanced chemical equation on both sides, on reactant and product side। अब देखो क्यों नहीं है, अब यहाँ पे H2 है, ठीक है सर, ओके बैलेंस है, H2 O2 ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे 1 एटम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस दिस ऑक्सीजन। क्या करेंगे,
सर इस साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हाइड्रोजन भी इम्बैलेंस हो गए थे, तो मैंने इसको भी, तो ये भी एक स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन थी, ठीक है। इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, इनको बैलेंस करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, यहाँ पर हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करें। आगे बढ़ते हैं, यानी बार बार कोशिश करके। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, लाइक वी हैव मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसकी जब कंबसन होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड वाटर वेपर्स, H2O एंड हीट एज वेल, तो हीट हम यहाँ पे नहीं लिख रहे, ठीक है। पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री, दिस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। अब इसकी अजम्पशंस पे आते हैं, फिर मैं आपको लिमिटेशंस बताऊंगा कि इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। तो पेपर में जब आए तो आपने सारा ही इस तरह से उसको जस्टिफाई करना होता है। आपकी बुक में एग्जाम्पल वैसे उसने नहीं दी, आपको देनी चाहिए। अजम्पशंस पे बात कर लेते हैं। अजम्पशंस ये हैं कि जितनी भी हम रिएक्टेंट्स लेते हैं ना, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ऑल दी रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। This is first assumption. No side reaction takes place. So sir, what are side reactions? I'm just telling you कि अगर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकती है, तो कार्बन किसी और एलिमेंट से भी तो रिएक्ट कर सकती है ना, तो उसको हम बोलते हैं साइड रिएक्शन, यानी हमारे असल रिएक्शन से हट के कोई रिएक्शन का हो जाना। दिस इज कॉल्ड साइड रिएक्शन। और ऑल रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। मीन अगर हमने, मिसाल देता हूँ, अगर हमने ये 12 ग्राम लिए है ना, और ये हमने 32 ग्राम लिए, तो इससे हमारे पास ये 44 ग्राम ही राइट साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट को बनना चाहिए। सो इट मीन्स ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली, यहाँ पे आ जाएगा ये वर्ड, कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। सारी की सारी रिएक्टेंट्स मिलके क्या बना देंगी? प्रोडक्ट्स बना देंगी। The another assumption in this stoichiometry, no side reactions take place. कोई साइड रिएक्शन नहीं होंगे, या नो साइड रिएक्शन इज टेक प्लेस, चलें ऐसे लिख लें, इज टेक प्लेस, कोई रिएक्शन साइड नहीं होगा, या नो साइड रिएक्शन टेक्स प्लेस लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है, वर्बली भी और सेंटेंस भी सही बन जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास अजम्पशन 2 थी। एक और भी अजम्पशन होती जो उसने गुम करके बुक के अंदर लिखी होती है, स्टूडेंट्स वो लिखते नहीं, लिखनी है बच्चों आपने। लॉ ऑफ, ये मैं नंबर भी इनको दे देता हूँ, ये पहली अजम्पशन थी एंड दिस इज नाउ आवर सेकेंड अजम्पशन एंड वी हैव थर्ड अजम्पशन, ये वाली। मैं आपको इस लेक्चर में ये बता दूं कि इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है ना, उसमें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। चैप्टर नंबर 3 पे जो गैसेस वाला है, चैप्टर नंबर 8 पे जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला है, उसमें मेरी ऑलरेडी उसके न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में से हों या एग्जांपल्स जो चैप्टर के अंदर से हों, उन पे ऑलरेडी मेरी टोटली वीडियोज़ की सीरीज़ है, और उस पर जो अच्छे कॉमेंट्स भी हैं, अच्छे व्यूज़ भी हैं, और मैंने थोड़े वक्त में वो सारी चीज़ें कंपाइल की हुई हैं, वो इन फ्यूचर आपको ज़रूर काम आएंगी। इसी तरह इसके न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स वगैरह को भी मैं कवर करूँगा। तो नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, जिसको हम कानून बकाए मादा बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी ओबेड। सर इसका क्या मतलब है? सर जी इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने जब ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी है ना, तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को मलहूज़े खातिर रखना है। रखा है मैंने, देखें, जब हमने ये 12 ग्राम कार्बन ली है, 32 ग्राम ऑक्सीजन ली है, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बन रही है? दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, बिकॉज ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। सो दिस law, which is law of conservation of mass, also support this statement as well. All the reactants are completely converted into products. I hope you understand, है ना? और होना भी चाहिए, ये अंडरस्टैंड करना भी चाहिए। सर ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है? सो इट मीन्स कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ इन यूनिवर्स, मेड अप ऑफ विद डेफिनेट प्रोपोर्शन। लाइक इफ वी हैव वाटर H2O, so we have 2 atoms of water, hydrogen here and 1 atom of oxygen here, और एक ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक वेट होता है वो 16 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, एक का होता तो 1 होता। तो इसको मैं सिंप्लेस करने के लिए 2 पे तकसीम करूंगा, तो ये जो 1:8 आया ना, दिस इज कॉल्ड डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो वाटर एक डेफिनेट प्रोपोर्शन से मिलके बना है। अगर ये हम प्रोपोर्शन को चेंज करें, लेट वी हैव, लाइक मैं इस तरह लिख देता हूँ, सो ये 32 आ जाएगा,
जब ये 2 32 आएगा 1 16 का प्रोपोर्शन बनेगा. इट क्लियरली मीन दैट इज नॉट अ वाटर, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज टोटली डिफरेंट as compared to water. So this is the law of definite proportion. So all these two laws, which is law of conservation of mass and the other one is law of definite proportion, must be obeyed during these stoichiometric calculations. Now we are moving towards the limitations of this stoichiometry, which is the part of this topic in long question as well, and the examiner can also ask the short question related to this stoichiometry. So let's start. हम यहाँ पे लिखने लगे हैं क्या, सॉरी, हमने यहाँ पे करनी है limitations कवर. लिमिटेशंस किसकी? हाँ, लिमिटेशंस ऑफ सर स्टोचियोमेट्री. नो सर, स्टोचियोमेट्री नो सर, स्टोकियोमेट्री. यस, स्टोकियोमेट्री. सो वी लिमिट, स्पेलिंग सही लिखे मैंने, लिमिटेशंस ऑफ स्टोकियोमेट्री. यस, ओके. लिमिटेशंस का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी चीज़ को गलत कह रहे हैं. नो, इट मीन्स हदूद, हद. जैसे कंट्रीज़ की हदूद हैं. इफ़ आई एम पाकिस्तानी, आई एम नॉट अलाउड टू पास द बॉर्डर ऑफ इंडिया बिकॉज इफ़ आई हैव नॉट लीगल पासपोर्ट एंड वीज़ा, सो आई एम लिमिटेड टू ओनली माई कंट्री इन पाकिस्तान, है ना. सो इसका ये नहीं मतलब कि मुझ में कोई ख़राबी है. इट मीन्स मुझ पे लिमिटेशंस हैं, मुझ पे कोई कदगने हैं, हदूद हैं. यानी हमने एक चीज़ बताई नहीं तो वो लिमिटेशन है. एक चीज़ हमने बताई और वो गलत बताई, दिस इज कॉल्ड ड्रॉबैक और फॉल्टी अजम्पशंस. क्लियर है? बात समझ आई? लिमिटेशंस में और ड्रॉबैक्स में क्या फ़र्क होता है? ड्रॉबैक का मतलब होता है खामियां. हम इसको लिमिटेशंस को एग्जैक्टली खामियां नहीं कह सकते. ये चीज़ हमने स्टोकियोमेट्री में बताई नहीं, ये है लिमिटेशन. क्लियर? तो स्टोकियोमेट्री हमें क्या नहीं बताती. तो ये जो स्टोकियोमेट्री होती है ना, ये हमें रेट एंड कंडीशन ऑफ, चलो मैं इसको ना ऐसे पहले कर दूं, रेट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस. ये ना हमें रिएक्शंस के रेट यानी स्पीड्स, मतलब रिएक्शन स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, वेरी फास्ट, रैपिड हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती. ऑर्डर क्या होता है? 11 चैप्टर रिएक्शन काइनेटिक्स में हम इसको स्टडी करेंगे. सो दिस लिमिटेशन विल बी कवर्ड इन आवर चैप्टर नंबर 11 विच इज रिएक्शन काइनेटिक्स. सो एनी हाउ, this is the limitation in stoichiometry. So another limitation in stoichiometry is condition of reaction. यानी रिएक्शन, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात हो रही. कंडीशन से मुराद है टेम्परेचर, कैटलिस्ट, प्रेशर, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, वॉल्यूम चेंज से क्या इफेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएवर. तो ये चीज़ें भी स्टोइकियोमेट्री में एक्सप्लेन नहीं होती. ओनली वी हैव क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एंड वी कैन use the different relationships of stoichiometry for the different purposes. वो अभी आगे चल के आएंगे, लेकिन ये चीज़ें हमें stoichiometry से नहीं मिल रही. Is that clear? Is that clear? Yes sir, it is clear. Okay. अगर कोई एक लिमिटेशन मुझे और याद आ गई तो मैं लिख दूंगा. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हैं stoichiometric relationships. मैं ना आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करूंगा, फिर आप बाकी खुद ही लिख लेंगे. stoichiometric relationships. अगर मुझे ये याद आ गई ना लिमिटेशन ड्यूरिंग माई लेक्चर, सो मैं बता दूंगा, अदरवाइज आपने इसको बुक से ढूंढ लेना है. दिस विल बी योर असाइनमेंट. ओके, सो वी हैव स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप. फर्स्ट रिलेशनशिप वी हैव मैस रिलेशनशिप. अब ये बहुत आसान है, इसको लिखना भी बहुत आसान होगा. बाकी रिलेशनशिप आपने खुद बना लेने हैं. मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ. देखो कैसे. मसलन अगर मुझे ये 12 ग्राम सिर्फ गिवन होते हैं, किसके? कार्बन के, और कुछ भी गिवन ना होता, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड भी का भी मैस गिवन ना होता, ऑक्सीजन का भी ना गिवन होता, सो मैं क्या करता, दिस मैस रिलेशनशिप मैं यूज़ करता, और मैं ऑक्सीजन के भी मैस को निकाल सकता था और मैं कार्बन डाइऑक्साइड के भी मैस को निकाल सकता था इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इफ आई हैव गिवन द मैस ऑफ वन सब्सटेंस, वी कैन कैलकुलेट द मैस ऑफ अदर सब्सटेंस, एंड दिस रिलेशनशिप is called in stoichiometry mass relationship. So I can write it, if we given the mass of one substance, गर्मी बहुत ज़्यादा है, mass of one substance, we can calculate the mass of other substance. ठीक है.
तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम एग्जाम्पल्स जब कवर करेंगे तब ये बात को हम सही से समझ पाएंगे। थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की। दिस इज कॉल्ड मैस मैस रिलेशनशिप। एंड इफ आई हैव मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो वही जो हमने मोलर वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा वो यहाँ यूज होगा। तो अगर हमें एक चीज़ का मैस गिवन होगा तो हम दूसरी किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लाइक मुझे इसका मैस गिवन है, मैं चाहता हूँ इसका वॉल्यूम निकालना, तो स्टोइकियोमेट्री ये हमें बता देगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इफ वी गिवन दी मैस ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट दी शाबाश वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस, और यहाँ पे एक और भी वर्ड है एंड वाइस वर्सा, और इसके उलट भी हो सकता है। यानी अगर आपको मैस गिवन है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम गिवन है तो मैस निकाल सकते हैं। प्लीज share with those students who need this video, who need this lecture, because I'm just struggling while I'm recording this video because the temperature is too hot today. I think आज 2 जुलाई 2024 है, तो you know जुलाई की जो गर्मी होती है in Pakistan, in India, in this subcontinent, so वो आपके सामने है हालत। तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।